गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोन कौशल आप सब लोगों के लिए आज सुबह सुबह फिर उपस्थित हूँ लेकर के कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र का एक दूसरा अध्याय जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। कई दिनों से थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से मैं आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना सका, तो आज मैं शुरू करता हूँ। देखते हैं कक्षा 12 का है राजनीति विज्ञान। नागरिक शास्त्र का जो विषय उसमें है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं पुनः, फिर हम चलते हैं देखते हैं जो हमको पढ़ाने है अध्याय का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इस पे हम लोग देख लेते हैं पद्य। कह रहा है पद्य में 1990 के दशक से शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। कहने का मतलब 1990-91 में जाकर 91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो दो ध्रुवीय व्यवस्था जो थी उसमें एक सबसे बड़ी महाशक्ति कौन थी? अमेरिका। और दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति कौन थी? तो वो थी आपकी सोवियत संघ। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया आके, तो बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उसके टूट जाने की वजह से, सोवियत संघ के विघटन हो जाने की वजह से कह रहा है कि यह स्पष्ट हो गया है, मतलब साफ साफ यह दिखाई देने लगा कि अब क्या है राजनीतिक और आर्थिक, मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में और आर्थिक धन, आर्थिक क्रिया के उपलब्ध में, धन कमाने या पैसे कमाने के क्षेत्र में या पैसे के लाभ होने के देश में कि लाभ कहाँ से हो, पैसे कहाँ से आए, किस क्षेत्र से। तो कह रहा है इन सब के क्षेत्र में कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे, उसका जो प्रभाव था उसको सीमित कर देंगे। और क्या कह रहा है यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन। कहाँ पर? यूरोप में एक संघ बना जिसका नाम है यूरोपीय संघ। कब? 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वहां पर उसके स्थान पर एक संगठन बना जिसका नाम था यूरोपीय संघ। और फिर देखते हैं एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन। एशिया महाद्वीप में एक दक्षिण एशिया के देशों से मिलकर बना था दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संगठन बना था, जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है उदय शक्ति के रूप में, मतलब बड़ी तेजी के साथ उदय हुआ। किसका? किसका? यूरोपीय संघ का और यूरोपीय संघ का और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र यानी कि आसियान का संगठन, जिनका बहुत तेजी के साथ उदय हुआ यानी बनकर सामने आए। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। ये कह रहा है कि जो यूरोपीय संघ था और आसियान था, जहाँ दोनों में इनके क्षेत्रों में, इनके इलाकों में या देशों में जो आपसी विवाद चल रहे थे, पहले से चले आ रहे थे, जो कुछ कमजोरियां नहीं हो, जिसकी वजह से कुछ विवाद चल रहा हो, है ना बंद नहीं हो एक राज्य में आपस में, लोगों में, या एक राज्य से दूसरे राज्य से, है ना, इन सब चीज़ों का उनका समाधान ढूंढा कि देश के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं उनको कैसे दूर किया जाए। देश के विकास के लिए क्या होता है, राष्ट्र के अंदर या किसी देश के अंदर आपसी विवाद या आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। सारे लोग आपसी सहयोग के साथ रहें, तभी देश का विकास होगा। इसलिए कह रहे हैं साथ ही इन्होंने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। कहने का मतलब ये है
कि जो ये दोनों संघ थे, कौन सा, एक यूरोपीय संघ और दूसरा आसियान, इन दोनों ने अपने अपने इलाकों में जो चलने वाली दुश्मनियां थी उनको भी समाप्त किया, समाधान ढूंढा, और क्या किया कि अपने अपने इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखें, एक दूसरे के साथ क्या है आपसी लड़ाई झगड़ा न करें, विवाद न हो, मतभेद न हो, ठीक है ना, उस देश की जनता का शासन के प्रति विश्वास बना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने, वहाँ के जो भी संगठन था, इसने क्या प्रयास किया कि आपसी में शांतिपूर्ण सहयोग बना रहे। हर सरकारी क्षेत्र में जो भी है व्यवस्थाएं विकसित की जाए, लोगों के लिए व्यवस्थाएं दी जाए और विकास के संसाधन ढूंढे जाए कि लोगों को सुविधाएं कहाँ से उपलब्ध कराई जाए, देश का विकास कैसे हो, है ना, जनता को रोजगार कहाँ से मिले, शांति व्यवस्था बनी रहे, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, दूसरे देश से लड़ाई झगड़े ना हो, तमाम सारी चीज़ें थी जिनकी उन्होंने व्यवस्थाएं किया। और क्या है, अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने, मतलब रोजगार से या उद्योग धंधों से जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने वाली चीजें थी, उन सब का एक समूह संगठन बना दिया, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। अब इसी बीच चीन का विकास होने लगा, किसमें, आर्थिक क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ उसका लाभ होने लगा। उसने कई सारे ऐसे व्यापार किए, उद्योग धंधे लगाए कि उसके यहाँ बनाने वाली सस्ती वस्तुएं विदेशों में बेच बेच कर जो क्या है पैसा कमाने लगा और अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में बड़ी तेजी के साथ उभरने लगा, मजबूत होने लगा। तो ये भी अन्य देशों पर प्रभाव डालने लगा। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नजर डालेंगे। क्या कर रहा है, सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र उस पर कुछ हम लोग विचार करेंगे। देखते हैं क्या केंद्रों पर नजर डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में इनकी क्या भूमिका हो सकती है। कहने का मतलब है कि और जो व्यवस्थाएं हैं सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का मतलब कि विकल्प के रूप में और क्या हम तरीके अपनाए जा सकते हैं जो हमारे देश में, राष्ट्र में, जैसे संगठन है यूरोपीय संगठन और आसियान। तो इसके उद्देश्य क्या कि जनता में आपसी सहयोग, सौहार्द, प्रेम की भावना बनी रहे, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, सब एक साथ रहें, है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए क्या कर रहा है कि एक और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, दूसरा विकल्प भी रखा जाए कि आगे इसका क्या प्रभाव हो सकता है, भविष्य में इसकी क्या भूमिका हो सकती है कि किसी भी देश का क्या हो, विकास हो, आर्थिक लाभ हो, आर्थिक क्रियाएं उसके यहाँ स्थापित हो, ठीक है ना, उद्योग धंधे हो, कंपनियां हो, चले देश के अंदर जो जनता उसको रोजगार प्राप्त हो, शांति व्यवस्था, कोई दूसरे देश का आक्रमण ना हो, आपस में विवाद ना हो, लोगों में, एक समुदाय में दूसरे समुदाय से, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे चल के। चलो देख लेंगे। चलो जो अगला जब अगला पार्ट, इसके आगे अब आपकी अगली हेडिंग आती है यूरोपीय संघ। कौन सा, यूरोपीय संघ। देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पहला विश्व युद्ध तो कब हुआ था, 1914 से 1918 में, और अब कह रहा है जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। कब तक, 1939 से 1945, 1939 से 1945, यानी 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। तो कह रहा है उसके समाप्त होने के बाद, कब, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि 1945 समाप्त हुआ, तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। जो यूरोप में अन्य नेता थे, जैसे हमारे यहाँ सांसद विधायक होते हैं,
तो ऐसे वहाँ भी नेता होते हैं, हमारे सांसद विधायक राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री, तो वहाँ भी ऐसे नेता होते हैं। तो वो जो नेता थे वो परेशान थे, कई सारे प्रश्न उनके मन में चल रहे थे। तो ये क्या कह रहा है, परेशान थे, क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए। कह रहा है क्या जो यूरोप है, जिसकी इसकी जो दुश्मनियां जो जिन लोगों से या जिन देशों से थी, क्या उन देशों के साथ हमको अपनी पुरानी दुश्मनी को फिर से शुरू करनी चाहिए, बनाए रखना चाहिए, या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। या तो कह रहा है पहली बात तो हम दुश्मनी को फिर से उजागर करें, फिर से अपनी दुश्मनी को बनाए रखें, यूरोप के जो नेता सोच रहे थे कि यूरोप को ऐसा करना चाहिए। या फिर कह रहा है विश्व पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे संबंध अच्छे बनाए जाए, सकारात्मक योगदान की, अच्छी विकास की सोच की ओर बढ़ा जाए, लोगों के साथ मिलकर के एक अपना विकास में योगदान दिया जाए। किसी भी काम करने के मतलब हमारे यहाँ मान लीजिए हम एक दूसरे देश से बैठकर संबंध बनाए, तो उससे अच्छी चीज़ें सीखने का प्रयास करें, अच्छी चीज़ें लेने का प्रयास करें, और हम अपने विचार उसको अच्छे देने का प्रयास करें। हम दोनों अपने एक दूसरे को विचार से, आदान प्रदान से हम अपने यहाँ विकास के कई सारे संसाधन अपनी जनता को उपलब्ध करा सकते हैं, अपने देश में संसाधन को लागू कर सकते हैं। जैसे हमारा कि हम कोई कंपनी लगाएं, कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई कारखाने हमारे स्थापित हो गए, है ना, उसको बनाने के लिए उन्हें जो वस्तुएं बनेंगी, कौन सी बनेंगी, कैसे बनेंगी, उनका हम किस तरीके से व्यापार कर सकते हैं दूसरे देशों में, है ना, अपने यहाँ उन वस्तुओं को बेचकर कैसे जनता को सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं बेचकर। देश को पैसा कहाँ से आएगा अगर उससे बेचेंगे। अगर हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा कारखाना लगाते हैं, कंपनी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, तो हमारे देश की जनता क्या करेगी, उसमें काम करेगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा जनता काम करेगी तो बेरोजगार नहीं होगी, और जब बेरोजगार नहीं होगी तो उसके पास भी अपना स्वयं का रोजगार होगा, सारे लोगों की स्थिति अच्छी होगी। और जब लोग काम में बिजी होंगे तो आपसी लड़ाई झगड़े की ओर उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो एक देश के साथ दूसरे देश को मिलकर सकारात्मक योगदान देना चाहिए, एक अच्छी सोच की ओर बढ़ना चाहिए, एक अच्छे कार्य की ओर बढ़ना चाहिए, और अच्छे विचारों पर चल करके एक अच्छी संस्थाओं के आधार पर जो अच्छी कंपनियां, संस्थाएं बनाई जाएं कंपनी में, जो सही कार्य करने को विकसित हों, अच्छे कार्य कर सकें, अच्छी चीज़ों को लागू कर सकें। जैसे सड़कें बनाने हमारे यहाँ तो भी एक विकास का काम है, सड़क बनाना, बिजली पानी उपलब्ध कराना लोगों को, ये भी एक विकास का काम है जनता के लिए। जब जनता को बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, खाने को मिलेगा, तो जनता की आपस में विद्रोह करेगी, अपने सरकार के खिलाफ क्यों खड़ी होगी। उस देश में किसी प्रकार की विषम परिस्थिति नहीं हो पाएगी, है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि नए सिरे से बनाना चाहिए। तो उसको दूसरे अन्य सभी जो देश हैं उनके साथ मिलकर नया संबंध बनाना चाहिए, अच्छा संबंध बनाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अपना रोजगार स्थापित करना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। कह रहा है जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1945, उसने ऐसी तमाम मान्यताएं जो पहले से मौजूद थी या व्यवस्थाएं थी उन सबको ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, ध्वस्त मतलब एकदम से समाप्त कर दिया, जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे, जिसके कारण जो यूरोप में अन्य देश थे, यूरोप महाद्वीप में, उनके जो आपस में संबंध थे, मेल मिलाप थे, अच्छे रिश्ते थे देशों में, उन सारी चीज़ों को खत्म कर दिया दूसरे विश्व युद्ध ने। और 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी झेली ही है। 1945 तक कह रहा है, देखो मैंने कहा ना 1945 तक, 1939 से 1945 तक क्या चला था आपका, दूसरा विश्व युद्ध चला था भाई। उसमें जब लड़ाई झगड़े होंगे, मारपीट होंगे, एक दूसरे देश से हथियार, गोला, बम, बारूद का उपयोग होगा, सैनिक युद्ध लड़ेंगे, तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लोगों की हानियाँ होगी, गोली बम बारूद फेंके जाएंगे, तो जो यहाँ की चीज़ें हैं बनी हुई वो नष्ट होगी, वहाँ की नष्ट होगी, हो जाए किसी घर पे गिर जाए, कहीं कंपनी में गिर जाए, फैक्ट्री में गिर जाए, पुल पे गिर जाए वो बम, तो क्या होगा, नुकसान ही तो होगा। दोनों देशों में घरों में गिर गया, लोग मारे जाएंगे, गांव में गिर गया। तो ऐसे कहने का मतलब कि बहुत सारी बर्बादी दोनों ये देश ने क्या है झेली है। किसने, यूरोप के देश ने।
उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। मतलब ऐसी जो विचारधाराएं थी जिसके ऊपर यूरोप अपने आप को एक मजबूत समझ जा रहा खड़ा हुआ था, विचारधाराएं बनी हुई थी, उन सबको समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, उन सभी आधारों को समाप्त कर दिया गया। आगे 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। कब? 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। शीत युद्ध का मतलब कोई ये नहीं होता कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा मारते, मस्तिष्क से लड़ा जाने वाला, दिमाग से, ठंडे दिमाग, मतलब दिमाग से लड़ो तो उसको ठंडे दिमाग कहते हैं कि अपने देश के विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है ना। अपने देश के विकास के लिए सारे काम करते हैं, हथियारों की होड़ में आगे बढ़ना, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना, है ना, जैसे चीज़ों में है, तो हर साम दाम दंड भेद अपनाना और अपने आप को विकास की ओर आगे ले जाना, लड़ाई झगड़े नहीं करना। ठीक है ना। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। क्या करा अमेरिका ने? यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए 1945 के बाद अमेरिका ने क्या किया कि यूरोप की मदद किया अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, फिर से रोजगार, धंधे, सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है ना, कंपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जो भी चीज़ें, हाँ, वस्तुओं को बनाने के लिए जो, फिर से उसने मदद किया। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका ने मदद किया यूरोप की और फिर से धंधों को शुरू करने की, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। उसे किस नाम से कहना जाना जाता है? तो उसे कह रहा है मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। किस योजना के तहत? मार्शल योजना के साथ। इसे मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पुनर्गठन व्यवस्था जो लागू की गई, अमेरिका ने मदद किया यूरोप की। तो अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया, यानी अमेरिका ने एक नाटो नामक संगठन बनाया जिसका काम था सुरक्षा व्यवस्था को देख रेख करना। तो वही कह रहा अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, सामूहिक मतलब मिलकर सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि ये जो संगठन है वो सुरक्षा करेगा, देख रेख करेगा एक दूसरे देश से, किसी को युद्ध न हो, लड़ाई झगड़े न हो, कोई प्रकार न हो, तो वही सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, सब आंतरिक और बाहर है, सारी सुरक्षाओं से रक्षा करेगा, आपत्तियों से, विपत्तियों से। तो एक तरह इसका जन्म हुआ। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। किसके तहत? मार्शल योजना के तहत ही कह रहा है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। इस माध्यम से यूरोप के जो देश थे पश्चिम में, उनको पैसे वगैरह की मदद की गई। ठीक है, कह यह एक मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। ऐसा ये संगठन का जो एक मंच बना, तैयार हुआ, है ना, कि जिसके माध्यम से पश्चिम के जो यूरोप के देश थे, यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिमी देश थे, उन सब देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक देश से दूसरे देश के बीच में वस्तुओं के आदान प्रदान, हम अपनी वस्तु को आपके यहाँ ला के बेच दे रहे हैं, आपकी वस्तुओं को अपने यहाँ खरीद के ला रहे हैं, तो हम बेचेंगे ना, हमें वहाँ से पैसा मिलेगा, हम खरीदेंगे ना, हम पैसा दे करके वस्तु को खरीदेंगे, लाएंगे और अपने यहाँ उसको बड़ी हुई कीमतों पर जनता को बेचेंगे। तो दोनों एक दूसरे के यहाँ व्यापार करने लगे कि आपके यहाँ से हम ये चीज़ खरीदेंगे, आप हमारे यहाँ से ये चीज़ खरीदेंगे। ठीक है, जिससे एक दूसरे को मदद शुरू हो गई, और जब व्यापार करेंगे तो पैसे आएंगे, तो आर्थिक क्षेत्र में मदद होगी भाई, है ना। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। पूंजीवादी व्यवस्था आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी, मतलब आपस के सहयोग से
आगे की ओर बढ़ी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये था कि व्यक्तिगत उद्योग हो जिसके संसाधन लगे, जिस पर सरकार का स्वामित्व ना हो, जिस पर सरकार का अधिकार ना हो। उस पर किसका अधिकार होगा? प्राइवेट लोगों का, जैसे व्यक्तिगत लोग, पूंजीपति लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, जो वो अपना पैसा लगा करके कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री तैयार करके खड़ी कर दिए, और उनमें से बनने वाली जितना पैसा लगेगा वो अपना बनाएंगे और वहां से वस्तुओं को क्या करेंगे? बेचेंगे। जिस पे अधिकार किसका होगा? स्वयं का, किसी पैसे वाले व्यक्ति का। उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, सरकार से रजिस्टर्ड होंगी, लेकिन उसका स्वामित्व यानी अधिकार किसका होगा? मालिक कौन होगा उसका? कोई पर्सनल व्यक्ति। जैसे हमारे यहाँ देख लिया जाए, अंबानी जी हैं, सारी वस्तुएं बना रहे हैं, खाने वाले तेल से लेकर के बहुत सारी चीजें वो बनाने शुरू कर दिए। तो क्या है कि वो अंबानी जी पूंजीपति लोग हैं। तो ये जैसे ये कोई चीज स्थापित करें तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के तहत आएंगे। तो पूरे के पूरे अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, और सोवियत संघ में क्या थी? साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जहां पर क्या करें? जनता, सार्वजनिक वितरण, इसको सरकार का स्वामित्व हो और जो सबके लिए सर्वसुलभ हो, समाज के लिए, वो चीजें। पूंजीवादी व्यवस्था में जिसका स्वामित्व किसका होता है? स्वयं किसी व्यक्ति का। क्यों? 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। कब? 1957 में। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद, जब सोवियत संघ या गुट जो 1991 में समाप्त हुआ, उसके बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई है। 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। जो यूरोपियन जो पार्लियामेंट की बात कर रहा है, गठन हुआ था, वो कह रहा है राजनीतिक रूप ले लिया, राजनीति के क्षेत्र में आ गया, है ना। और जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, वैसे ही 1992 में इस यूरोपीय संघ का स्थापना हो गया। ठीक है, नए संगठन को बना दिया। काम वही था, नाम बदल गया था। जो सोवियत संघ का काम था वही यूरोपीय संघ का भी काम था, लेकिन केवल नाम बदल गया था। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। किसके लिए बच्चा? आसानी हो गई। देखते हैं किसके लिए कह रहा है? तो कह रहा है समान विदेश और सुरक्षा नीति। हमारी जो सुरक्षा की नीति होगी, सेना की स्थापना जो करेंगे, सेना को स्थापित करेंगे अपने क्षेत्र में, बॉर्डरों पर, राज्यों की सीमाओं पर, देश की सीमाओं पर, एक दूसरे देश से सैनिकों का प्रशिक्षण होगा, फिर हमारी सेना मिलकर सुरक्षा करेंगी। तो सुरक्षा, बाहरी दुश्मनी, बाहरी देशों से आक्रमण से सुरक्षा अपने देश की, ठीक है, और आंतरिक सुरक्षा भी। हाँ, विदेश नीति, एक दूसरे देश में के साथ अच्छे संबंध रखना, वहाँ पे आना जाना, वहाँ के लोग हमारे यहाँ आए, हम हमारे यहाँ के नेता वहाँ जाएं, और वहाँ से यहाँ कुछ चीज़ें देखें, वहाँ की योजनाओं को जाने समझें और यहाँ लागू करें, व्यापार स्थापित करें, आपसे व्यापार के संबंध अच्छे बनाएं, है ना। तो व्यापार, जब भी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे तो वस्तुओं का आदान प्रदान भी होगा, और विदेशी कंपनियाँ भी लगती हैं जाकर के दूसरे देशों में। जैसे हमारे यहाँ कई कंपनियाँ आके लग जाएँ, तो वैसे लगी हैं या लग जाएँ तो सहयोग करें, तो वैसे हम वहाँ पर जाएँ, अपने कुछ इन्वेस्ट करें। तो यही होता है कि मिल करके कोई काम करना। और आगे कह रहा है न्याय से जुड़े मुद्दों पर, मतलब मामले जो हैं, कैसे मामले? आंतरिक मामले, अंदर आपसी, एक राज्य में जनता में या सरकार में कोई विवाद की स्थिति न होने पावे। जैसे राज्य सरकार हो जाती है और जनता के बीच में विवाद हो जाता है ना, आपसी संघर्ष, झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ों से सुरक्षा हो, न्याय हो। हर जो व्यक्ति है उसके साथ न्याय प्रक्रिया अपनाई जाए, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति
गलत ना कर सके। इसके लिए कह रहा है कि रास्ता तैयार हो गया, मतलब सब एक समान मुद्रा और एक ही मुद्रा हो पूरे देश की, है ना। तो उसके लिए क्या आसानी हो गई, वही कह रहा रास्ता तैयार हो गया इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए। एक लंबे समय में बिना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। क्या करा, लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था में बदल गया। जो एक यूरोपीय संघ बना वो किस में बदल गया, आर्थिक सहयोग के रूप में बदल गया, ठीक है ना, किस रूप में, आर्थिक सहयोग में बदल गया। और सॉरी आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से, जो आर्थिक सहयोग करने की व्यवस्था के लिए बना गया था, देश के विकास के लिए, देश के लोगों को रोजगार के लिए, सुविधाएं देने के लिए, कि देश में कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाए जिससे देश के आर्थिक क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में लाभ हो सके, है ना, लोगों को स्थिति में लाभ हो सके, रोजगार कैसे कौन कौन सी आए, उन सब चीज़ों से बदल कर क्या गया, ज़्यादा ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। फिर ये राजनीतिक क्षेत्र में आ गया, विधायक सांसद जैसे होते हैं, लड़ते हैं चुनाव और क्या करते हैं कि लोगों से लंबे लंबे लुभावने वादे करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, इन सब चीज़ों को कि हम ऐसा ऐसा करके ये बना देंगे वो बना देंगे, है ना, तो वो राजनीतिक रूप लेता चला गया। ठीक, अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा। नहीं, जो यूरोपीय संघ बना था आर्थिक क्षेत्र में लाभ पहुंचाने के लिए, अब वो क्या करने लगा, एक बड़े राष्ट्र राज्य की तरह काम कर, जैसे बड़े विशाल देश काम करते हैं उस तरह ये काम करने लगा। तो देखते हैं, हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई। मतलब जो यूरोपीय संघ बना था आर्थिक क्षेत्र में लाभ पहुंचाने के लिए, विकास करने के लिए, उसने एक संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी कोशिश असफल हो गई। लेकिन उसका अपना झंडा, जैसे हमारे यहाँ तिरंगा झंडा होता है, उससे उस यूरोपीय संघ जो देश है उसका झंडा, गान, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान होता है, उसे वहाँ पे उसका कोई स्वागत गान होता है देश के लिए, सम्मान के लिए। स्थापना दिवस, मतलब जिस दिन स्थापना की गई उस तारीख का स्थापना दिवस, और अपनी मुद्रा है, मतलब उसका आज वर्तमान समय में झंडा भी है, जैसे हमारा तिरंगा झंडा वैसे उसके पास झंडा भी है, गान भी है, गाना उसका है देश के लिए जो गाना गाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान उसी उसके कोई गाना है। स्थापना दिवस की कब स्थापना की गई, और उसका पैसा जो मुद्रा बोला जाता है वो पैसा उसका क्या है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है मुद्रा, तो उसके यहाँ की मुद्रा जो है वो मौजूद है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में उसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। मतलब जो देश के यूरोप के अन्य देश हैं उनके साथ, या अन्य महाद्वीपों के जो अन्य देश हैं उन सब के साथ एक अच्छे संबंध और सुरक्षा नीति अपनी बना ली। सुरक्षा नीति, सेना को मजबूत करना, सेना को सशस्त्र उपलब्ध कराना, सेना का प्रशिक्षण कराना, सेना को सीमाओं पर प्रशिक्षण करके लगाना, देश की सुरक्षा के लिए तैयार करना, ये सब चीज़ अपने देश की सुरक्षा कैसे कैसे करेंगे, है ना, अस्त्र शस्त्र क्या होने चाहिए, सेना कैसी होनी चाहिए, जल थल और आकाश की सेना, का जल थल नभ की सेना होनी चाहिए, जैसे जमीन पर लड़ने वाली, पानी में चलने रह के लड़ने वाली नेवी, और हवाई जहाजों से लड़ने वाली, तो वो चीज़ें उनके लिए क्या है, अस्त्र बंदूकें होनी चाहिए, तोपें होनी चाहिए, है ना, और जो हवाई जहाज़ों से चलती हैं उनके लिए भी। तो मतलब ये सारी चीज़ें सेना को मजबूत करने का जो है कि मजबूत करें, और हमारी नीति क्या है, देश को मजबूत करेंगे, दूसरे देशों से अच्छे संबंध भी रखेंगे, सुरक्षा भी होगी हमारी, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे नए नए व्यापार उद्योग धंधे और जो भी हो सकेगा वो करेंगे। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की, और वो क्या करा, अपने जो संगठन बनाया था उसमें नए नए देशों को शामिल करता गया, अलग अलग देशों को और शामिल करता गया। देखते क्या कर रहे हैं आगे। मतलब नए नए देशों को शामिल करके विस्तार फैलाने की कोशिश की, अपने क्षेत्र को और बढ़ाने की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व
पूर्व सोवियत संघ के खेमे के थे। जो नए सदस्य यूरोपीय संघ में जुड़े वो पहले किस में थे? तो वो पहले जो शामिल थे वो यूरोपीय संघ में शामिल हुए देश पहले सोवियत संघ में थे, और सोवियत संघ से जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, टूट गया था, निकले थे उनमें से लोग, तो वही इसमें शामिल हो गए। किसमें? आपका आकर के यूरोपीय संघ में शामिल हो गए, जो सोवियत संघ में पहले थे जो देश। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही, मतलब यह जो विस्तार करना, लोगों को जोड़ना, नए नए देशों को अपने में मिलाना, जोड़ना, यह प्रक्रिया कहना आसान तो नहीं थी। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे। मतलब कुछ अन्य देश जो थे वो बहुत खुशी का माहौल नहीं था उनके लिए कि बहुत हम उत्साहित थे, हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा विस्तार हो रहा है, बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा काम हो रहा है, लोगों के जुड़ने से विस्तार होने, ये सब कुछ नहीं, ऐसा उत्साह उनके अंदर नहीं था। क्या कर रहा है? उत्साहित नहीं थे कि जो देखते हैं अब अगले पेज पर, जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी वहां अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। कह रहा जो पहले जो उनके ताकत उनके देश को या उनके देश की सरकार को हासिल थी कि हम स्वतंत्र हैं अपने राष्ट्र के लिए काम करने के लिए, हम स्वतंत्र हैं किसी भी विकास को लागू करने के लिए, कि हम अपने राष्ट्र के कोई विकास करेंगे, कोई योजना लेके आएंगे, तो हमारी जो सरकार होगी वो क्षेत्रीय सरकार होगी हमारी यहाँ की, अपने यहाँ, तो वो हमारे यहाँ की समस्याओं को अच्छे से समझेगी, तो हमारे लिए काम करेगी, हमारे लिए रोजगार उपलब्ध कराएगी, हमारे लिए सड़कें बनवाएगी, हमारे लिए बिजली उपलब्ध कराएगी, हमारे लिए पानी उपलब्ध कराएगी, हमारे लिए आय के अन्य स्रोत उपलब्ध कराएगी, कंपनियां फैक्ट्रियां लगाएंगी, है ना, हमारी सुरक्षा करेगी। तो वो कह रहा जो सरकार को हासिल थी क्या ताकत, अब वह यूरोपीय संघ को दे दी जाए। कह रहा जो आपकी सरकार करती थी वो सारी शक्ति या सारी चीजें हमें दी जाए, हम यहाँ से बैठकर हम सारी लोगों की सुरक्षा करेंगे, सबको व्यापार उपलब्ध कराएंगे, सबकी देख रेख करेंगे, जो भी है हम करेंगे, यूरोपीय संघ करेगा, है ना। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। मतलब ये भी कहा गया कि यूरोपीय संघ में जो कुछ देश शामिल हुए हैं उस पर भी कुछ लोगों की असहमति थी, विचार ने व्यक्त किए कि नहीं उस देश को इसमें शामिल क्यों किया जा रहा है, उसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी उसको शामिल कर लिया तो इस पर लोगों को मतभेद थे, विवाद की स्थिति थी कि ऐसा गलत हो रहा है। चलो आगे कह रहा है यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। कह रहा जो यूरोपीय संघ है उसको क्या कह रहा है, उसका जो आर्थिक क्षेत्र में है ना, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक मतलब व्यापार, रोजगार, धंधे स्थापित करना, वहां से आमदनी सरकार के खाते में पैसे आना, तो मजबूत होना, वही चीज। राजनीतिक जैसे आजकल देखिए था ना, हमारे मोदी जी इतने बड़े विशाल रूप धारण किए हुए हैं कि किसी भी राज्य में चुनाव हुआ उनकी विजय हो रही है ना, तो क्या है वो राजनीति में बहुत तेजी के साथ उभरे हुए हैं, उनकी पार्टी बहुत तेज चल रही। राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। जैसे देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी कूटनीति बहुत अच्छी है। जैसे अमित शाह जी उनके साथ में, चाणक्य बुद्धि कहा जाता है उनको, तो जहां विपक्षी व्यक्ति चुनाव जीत रहा हो वहां चाणक्य बुद्धि लगा करके अमित शाह जी वहां चुनाव जीत लेते हैं। और शायद अगर अपनी सरकार नहीं बनी, 2, 4, 6, 10 विधायक कम है, तो दूसरी बनी हुई सरकार को कुछ दिनों के अंदर ही तोड़ देते हैं अपनी चाणक्य बुद्धि लगाकर, और उस पार्टी के विधायकों को मिलाकर अपने में मिला लेंगे, तोड़कर फूट डाल देंगे उस पार्टी में, सामने वाली में, फिर लोगों को तोड़कर अपने मिलाकर अपनी सरकार बना लेते थे। कूटनीति होता है, एक दूसरे को लड़ाना कूटनीति है। अपने काम निकालने के लिए एक दूसरे को लड़ा के आपस में दूसरे पक्ष को मिला लेना अपने में, ये भी एक कूटनीति है। जिससे आपकी न बन नहीं हो उसकी बुराई कर दो सामने वाले से,
जिनकी दोनों की बन नहीं हो, जैसे दो व्यक्ति की बन नहीं है, तो आप उनमें से एक की बुराई दूसरे से कर दो, दोनों में आपस में टूट जाएगी। तो यह कूटनीति करना है ना। तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। सेनाओं का प्रभाव था सत्ता में, उनका भी प्रभाव है। भाई सशक्त सेना थी, शक्तिशाली सेना होगी तभी उसका प्रभाव होगा, मजबूत सेना होगी, कुशल सेना होगी, है ना। तो इसलिए आगे चल के देख रहे हैं, वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पादन लगभग 19.35 खरब डॉलर होने की अनुमान है। बाप रे बाप, 2024 में कह रहा है क्या कि यूरोपीय संघ का जो सकल घरेलू उत्पादन, घर के अंदर जो उत्पादन की हो रहा है वस्तुओं का, उस उत्पादन में कह रहा है कि 19.35 खरब डॉलर होने का अनुमान। इतना ज्यादा उत्पादन किया हुआ है घरेलू क्षेत्र पर। चलो, उसके यहाँ बनने वाली वस्तुओं में ये ज्यादा सहयोग। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। किसकी? यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है? यूरो। जो अमेरिका का रुपया क्या है? डॉलर। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर और यूरोप संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। कह रहा है यूरो अमेरिका के डॉलर के लिए, जो अमेरिका का प्रभाव है डॉलर, उसके लिए खतरा बन सकती है, यानी कि डॉलर का प्रभाव खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। कह रहा विश्व के व्यापार में विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका का जो अन्य देशों में हिस्सेदारी है, किसके? व्यापार के क्षेत्र में व्यापार करना, आदान प्रदान करना, आयात निर्यात करना, उससे कहीं ज्यादा किसका कह रहा है? 3 गुना यूरोपीय संघ की है। और कह रहा है इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसी के लिए तो कहता है अमेरिका को आग दिखाता है, चीन को आग दिखाता है, आग दिखा के बात करता है हम तुमसे कम नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार से। इसलिए खड़ा हो जाता सीना तान के। इसकी मतलब वो झुकता नहीं है इन दोनों देशों के सामने, चीन हो या अमेरिका के सामने, टाइट होकर खड़ा होता है, आग दिखा के बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। मतलब जो इसका लाभ हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ है, और उसका जो प्रभाव है वो केवल यूरोप महाद्वीप में यूरोपीय संघ के आसपास के देशों पर ही नहीं बढ़ा है, अन्य महाद्वीपों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसे हमारी एशिया में देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप में देख लीजिए, है ना, तो उनके दूर दराज एशिया के, अफ्रीका के कई देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। जैसे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन के अंदर जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े देशों के साथ सब स्थापित किए, उसके अंदर क्या एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में हम भी एक संगठन के रूप में हैं और काम करता है मजबूती के साथ उनके साथ मिलके, ठीक है ना। आगे, यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यूरोपीय जो संघ बना है उसमें इसका एक सदस्य है फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। और फ्रांस जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, परमानेंट सदस्य है, समझ लीजिए। 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से एक जो है फ्रांस भी है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो देखते हैं आगे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो बना हुआ है आपका देख लेते हैं, ये यूरोप महाद्वीप है, ठीक है ना। और ये जितने नीले वाले आपको दिख रहे हैं, स्वीडन देख लेते हैं, ये स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, ये माल्टा, ग्रीस,
ये सब क्या है ना, इनको कह रहा है कि देखो ये लिखा हुआ पुराने सदस्य हैं, ये क्या है, पुराने सदस्य हैं। और जो नए सदस्य जुड़े थे, जितने ये पीले वाले हैं, ये एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रिलोफिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सब क्या है, ये नए जो सदस्य देश जुड़े थे वो हैं। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अस्थायी सदस्य देश जो है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आ जाइए बच्चों, यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। अस्थायी सदस्यों में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। भाई अस्थायी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के 10 हैं और 5 स्थायी हैं, और इनसे मिलकर बना हुआ कोई काम करता है, मजबूती के साथ आर्थिक क्षेत्र में खड़ा होता है। अमेरिका और चीन को आंख दिखा के बात करता है। तो वही कर रहा है, अमेरिका संघ में मुल्कों की नीतियों को प्रभावित कर दे। अमेरिका की नीति जो अपने यहाँ विकास करने की नीति, या विदेश नीति अमेरिका की हो, या देश के अंदर की नीति हो शासन प्रशासन चलाने की, उन सब में क्या ये प्रभाव डालता है। ठीक है ना, इसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। जहाँ देखो वहाँ क्या है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी होनी चाहिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, कहाँ पे, ईरान, आ जाइए, ईरान हमारी एशिया में है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। किसे, अमेरिका की नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित किया है अमेरिका, ईरान का जो मामला है उससे, परमाणु क्षेत्र। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावी साबित हुई। कह रहा है जो चीन है उसके यहाँ जो मानवाधिकार है उसका उल्लंघन, मनुष्यों के अधिकारों का जो उल्लंघन किया जा रहा है उसका, और पर्यावरण विनाश, जो पेड़ पौधों को ज्यादा काटा जा रहा है, और वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, जो भी चीजें हैं पर्यावरण में नुकसान पहुंचाई जाने वाली चीज, जैसे अभी कोरोना देखो फैला था वायरस, तो कहाँ से, चीन से ही फैला था। तो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह, लोगों के लिए नुकसानदेह, पेड़ पौधों को काटना, है ना, ये सब क्या है, धुआं जला देना, तो पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इन सब चीजों के मामले में वो लड़ाई झगड़ा ना करके इकट्ठा, बस तो जो धमकी देता है इसके लिए तो सैनिक शक्ति उपयोग कर दे और युद्ध कर दे, नहीं, कूटनीति अपनाकर, आर्थिक निवेश करके, पैसे खर्च करके, व्यापार करके, ठीक है ना, और बातचीत करके उसकी नीति को ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। प्रभाव शब्द, जैसे कोई बात हो, किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बात विवाद हो जाए, तो उसके साथ हमें मारपीट ना करके ठंडे दिमाग से बैठकर समझौता करने से बात ज्यादा बनती है। ठीक है ना, रिश्ते खराब होने के बजाय रिश्ते अच्छे हो जाते। चलो आगे कह रहा है, सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगर सैनिक की ताकत देखी जाए कि सैनिक कितने ज्यादा हैं, मजबूत सैनिक कितने हैं, और कितने सशक्त हैं, कुशल हैं, कितने चीजें हैं, हस्त शस्त्र, हर चीज दिख रहा है सैनिक के मामले में, तो दूसरे नंबर पर यूरोपीय संघ है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना उसके पास है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। जो रक्षा के मामले में खर्च होता है, बजट होता है, सेना पर जो खर्च किया जाता है, वो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा यूरोपीय संघ का बजट है। और क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, और अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार। किसके पास, फ्रांस के पास। तो यूरोपीय संघ का देश है, उसमें एक देश कौन सा है, फ्रांस, और इसके पास परमाणु हथियार है।
जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, क्या है इसके पास? परमाणु हथियार है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है, अनुमान ये किया जा रहा है, लगभग इसके पास 335 परमाणु हथियार है। 335 परमाणु हथियार है। तो कम नहीं होते हैं ये परमाणु हथियार। एक परमाणु हथियार किसी देश पे छोड़ दो तो जहां तक उसकी गैसे का प्रभाव होगा, निकलने वाली गैसे, वहां तक समझ लीजिए कि सब कई कई वर्षों तक सब बेकार। लोगों के अंदर जो गैसें जाती है वो प्रभावित करती है। जैसे जापान में अमेरिका ने छोड़ दिया था गैस हिरोशिमा नागासाकी पर, आज 1945 के आसपास छोड़ा था, और आज ये कंडीशन है कि वहां पे देखने को मिलता है कि उस क्षेत्र में जो बच्चे पैदा होते थे और वो भी शारीरिक रूप से अपंग, अक्षम पैदा होते बालक, उसका प्रभाव काफी दिनों तक था। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा बच्चों? ये देखा कि यूरोप का जो एक अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का फ्रांस, उसके पास कितने हैं? लगभग 335 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अंतरिक्ष आसमान के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं, है ना, कि वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, ये है, वो दुनिया जी, चंद्रमा पे जाना, है ना, चंद्रमा वगैरह देखो जाते लोग, चंद्रयान वगैरह जाता है, जैसे भेजा गया तुम्हारे यहाँ, ऐसे इन सब मामलों में, और नेटवर्किंग, कंप्यूटराइज, मोबाइल क्षेत्र, संचार, सूचना आदान प्रदान करने वाले यंत्र के क्षेत्र के मामले में क्या है? आगे है दूसरे नंबर पर। कौन? यूरोप संघ। आगे अंतरराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। मतलब चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक के मामले में हो, वहाँ वो दखल हर देने में सक्षम है, हर जगह दखल देता है या दे सकता है। लेकिन अनेक मामलों में उसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और सुरक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। मतलब कह रहा अपने यूरोप संघ अपने ही क्षेत्र में जो मिले हुए लोग हैं या रह रहे हैं, संगठन बना लिए, उन सब के मामले में तो संगठन यूरोपीय संघ हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जो उसके देश से जुड़े हुए हैं, उनका अपना स्वयं का अपना सब कुछ होता है। ठीक है ना, जिसमें उनके विचार किसी किसी मुद्दे पर दोनों के अलग भी हो सकते हैं। चलो, यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। कह रहा है कि यही कारण है, इराक पर जब अमेरिकी हमले में, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे। किसके? अमेरिका के साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। अमेरिका ने जो इराक पर हमला किया था उसमें जो टोनी ब्लेयर थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो तो अमेरिका के साथ थे कि हाँ ठीक है अमेरिका ने सही किया। लेकिन वहीं पर जो जर्मनी और फ्रांस है, उन्होंने कहा नहीं ये गलत हो रहा है, ये चीज़ें गलत है, हम इसमें अपना विचार रखते हैं कि ये हमारे हिसाब से गलत है, ये सही नहीं है। तो कहने का मतलब यूरोपीय संघ में तीनों देश हैं, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, है सब यूरोपीय संघ में, लेकिन इनके विचार यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। ये उस हस्तक्षेप में उस जो प्रक्रिया थी जिसमें अमेरिका ने हमला किया तो ईरान इराक पर, तो ब्रिटेन ने कहा नहीं सही है, वहाँ प्रधानमंत्री कहा सही है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के नेता ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, ये हम सहमत नहीं, इस बात से गलत है। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी संगठन में थे। जो यूरोपीय संघ जो थे उनके कई ऐसे देश थे जो अमेरिका के गठबंधन में भी थे, यूरोपीय संघ में भी थे और अमेरिका के गठबंधन में भी थे, दोनों संघ में मिले हुए थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है। यानी यूरोप महाद्वीप में जो यूरो लागू किया गया है मुद्रा, उस पर बहुत सारे लोगों की नाराजगी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, असहमति है उन्हीं लोगों की, कार्यक्रम जारी करने से नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट
थाइचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। उन्होंने क्या कहा, ब्रिटेन को जो यूरोप के बाजार से अलग रखा, उस पर शामिल नहीं होने दिया। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने के प्रतिरोध किया। डेनमार्क और स्वीडन ने जो मास्ट्रिक्ट संधि थी उसके तहत जो है यूरोपीय मुद्रा को मानने के लिए प्रतिरोध किया। ठीक है ना, ठीक है। इससे विदेश और रक्षा मामले में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। तो आज के लिए बस यहीं तक बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे आपको। अब कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लेके आएंगे अपने कक्षा 12 के बच्चों के लिए, खासतौर से जो हमारे बच्चे हैं पुराने विद्यालय के, हमारे जहाँ से मैं स्थानांतरण होकर आया हूँ, हमारे पुराने विद्यालय के बच्चे, श्री ब्रज कृषक इंटर कॉलेज टंटनी गाँव मथुरा के बच्चे जो हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि बीच क्षेत्र में मेरा ट्रांसफ़र हुआ और हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा था, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनका नुकसान ना हो। और आप सबसे यही कहूँगा कि आप मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इसमें जहाँ भी समस्याएं होंगी हमसे बताइएगा, हम आपको पूरी सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, हम बताएंगे। बस आपको पढ़ना है इसे अच्छे से, है ना। और एक चीज़, हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे ज़्यादा शेयर भी कीजिए, अपने रिश्तेदारों दोस्तों यारों को भेजिए, वो भी देखें इस वीडियो को, पढ़ें और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हमारा भी उत्साह बढ़ाइए। ठीक है ना। तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सब कुछ करो, और जैसा लगे, अच्छा लगे वीडियो तो तुरंत बताना। ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।